शहरी केंद्रों का विस्तार। मुगल कालीन आर्थिक संस्थाओं और सामाजिक दशा की जानकारी हासिल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्रोत हैं। आईने अकबरी, फारसी भाषा के अन्य ग्रंथ और समकालीन यूरोपीय यात्रियों और व्यापारियों ने तत्कालीन देश की स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इन्हीं स्रोतों से ज्ञात होता है कि मुगल साम्राज्य में अनेक बड़े और समृद्धशाली शहर थे। इनमें प्रमुख थे आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, लाहौर, मुल्तान, उज्जैन, बुरहानपुर, अहमदाबाद, पटना, राजमहल, बदरवान, हुगली, ढाका और चटगांव। इन नगरों की विशालता और समृद्धि ने यूरोपियों को काफ़ी प्रभावित किया है। राल्फ फिच ने आगरा और फतेहपुर सीकरी के विषय में लिखा है कि ये दोनों ही नगर लंदन से बड़े थे और यहाँ की जनसंख्या भी लंदन के मुकाबले काफ़ी अधिक थी। आगरा और फतेहपुर सीकरी के बीच की दूरी 22 मील थी और संपूर्ण मार्ग में बाजार था। अगर कोई व्यक्ति फतेहपुर सीकरी से आगरा की यात्रा करता था तो उसे ऐसा लगता था कि वह बाजार में चल रहा हो। मानसेरेट ने लाहौर को विश्व के बड़े नगरों में से एक बताया है और लिखा है कि यूरोप में इससे बड़ा कोई नगर नहीं है। दिल्ली लाहौर से बड़ा नगर था। जौनपुर और इलाहाबाद समृद्ध नगर थे। बनारस अत्यंत प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध नगर था। बुरहानपुर अपनी संपन्नता के लिए जाना जाता था। अबुल फजल ने अहमदाबाद को एक आदर्श और समृद्ध नगर बताया है। मुगल काल में बिहार में पटना ने और बंगाल में राजमहल, बदरवान, हुगली, ढाका और चटगांव ने अपूर्व वृद्धि की। तत्कालीन साहित्य से ज्ञात होता है कि शहरी जनता का रहन सहन उच्च कोटि का था, जबकि ग्रामीण जनता अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करती थी। शहर उद्योग, धंधों और व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गए थे। सभी राजनीतिक गतिविधियाँ शहरों से ही संचालित होती थी, क्योंकि राजनीति और व्यापार का मुख्य केंद्र शहर ही थे। इसीलिए शहरों का विकास व्यापार के विकास के साथ त्वरित गति से हुआ। औद्योगिक विकास। कपास उत्पादन और कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण सर्वप्रमुख उद्योग था। सूती वस्त्रों का निर्माण गांव-गांव में किया जाता था। हर गांव में जुलाहे बड़ी आसानी से मिल जाते थे। जौनपुर, बनारस, पटना, बुरहानपुर, लखनऊ, अकबरपुर आदि स्थान सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। ऐसा नहीं है कि यही नगर इस उद्योग के लिए विख्यात हो। संपूर्ण भारत इस उद्योग से भलीभांति परिचित था, लेकिन उड़ीसा और बंगाल इस उद्योग के लिए विश्व में दूर दूर तक विख्यात थे। ढाका उन्नत किस्म के कपास के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ रेशम भी बड़ी मात्रा में होता था और इतने महीन कपड़े यहाँ बनते थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कपड़ा उद्योग के साथ साथ रंग करने का उद्योग भी पनप रहा था। एडवर्ड टेरी खूबसूरत रंगाई की चर्चा करता है जो उसने यहाँ देखी थी। वह बताता है कि कपड़ों की रंगाई खूबसूरत पुष्पाकृतियों द्वारा की जाती थी। सिल्क कपड़ा उद्योग भी विकसित हो रहा था। अकबर ने सिल्क उद्योग को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया, जिस कारण इसका विकास तीव्र गति से हुआ। आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर इस उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। बंगाल और गुजरात में इसका रेशा बड़ी मात्रा में पैदा किया जाता था। तीसरा प्रमुख उद्योग शाल और कालीन उद्योग था। कश्मीर इस उद्योग का प्रमुख केंद्र था। कश्मीर के अतिरिक्त आगरा और लाहौर में भी कालीन उद्योग फल फूल रहा था। ऊनी कपड़े और कंबल भी कश्मीर में और अन्य स्थानों पर बनाए जाते थे। इस तरह कपड़ा उद्योग ने काफ़ी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया था। इसके अतिरिक्त अन्य लघु उद्योग भी थे, जिनमें लकड़ी उद्योग और चमड़ा उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध था। लकड़ी के काम पर काफ़ी सुंदर चित्रकारी की जाती थी।
हथियारों का निर्माण भी काफ़ी तादाद में किया जाता था, इसीलिए यह उद्योग भी खूब विकसित हो रहा था। इस उद्योग में राज्य के अधिकांश अमीर लोग सम्मिलित थे। वे हथियारों का निर्यात भी करते थे। राज्य सभी उद्योगों को प्रोत्साहित करता था। इसके लिए उसने शाही कारखाना खोल रखा था, जिसमें सभी अच्छे कारीगरों को काम पर रखा जाता था। यह कारखाना राज्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था और अच्छी से अच्छी सामग्री बनाकर उद्योगों का मार्गदर्शन करता था। शहरी और ग्रामीण जीवन। मुगल काल में एक अमीर वर्ग था और दूसरा गरीब वर्ग। अमीर वर्ग में शासक वर्ग आता था जो शान शौकत से रहता था, और दूसरी तरफ किसान, दस्तकार और गरीबी और श्रमिक गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे। दक्षिण भारत में कम वस्त्रों का रिवाज था, लेकिन उत्तर भारत में गर्म ठंडी जलवायु के कारण कपड़े पूरे शरीर पर पहने जाते थे। लेकिन बाबर ने यहाँ के गरीब आदमी का वर्णन किया है कि पुरुष शरीर पर केवल लंगोट पहनते थे और स्त्रियाँ धोती। विदेशी यात्रियों ने भी बाबर के उपयुक्त कथन की पुष्टि की है। राल्फ फिच ने बताया है कि बनारस में पुरुष केवल कमर पर एक कपड़ा बांधते थे। इसी प्रकार आगरा और लाहौर के बीच बसे लोगों के विषय में साल बांके ने लिखा है कि यह लोग इतने गरीब थे कि तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं जुटा पाते थे और नंगे ही रहते थे। राल्फ फिच लिखते हैं कि हमारे गर्मी के कपड़े और उनके जाड़ों के कपड़े समान हैं। ये जाड़ों में सूती मोटी पोशाक और मोटी टोपी पहनते थे। विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि अधिकांश लोग नंगे पैर रहते थे। निकिटीन और मोरलैंड बताते हैं कि उन्होंने जूतों के बारे में नहीं सुना, लेकिन राल्फ फिच लिखता है कि पटना की स्त्रियां तांबे और चांदी से जड़ी हुई जूतियां पहनती थीं। बाकी अगले पार्ट में।